हेलो गाइज, आर एजुकेशन क्लासेज पर आपका स्वागत है। आज अपन कक्षा 6 हमारा अतीत इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सही मेल है। सही मेल बताना है। नर्मदा, आखेड़ तथा संग्रहण, मगध पहला बड़ा राज्य, गारो पहाड़ियाँ, आरंभिक कृषि। ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा इसमें, उपर्युक्त सभी। नर्मदा आखेट व संग्रहण के लिए प्रसिद्ध था। मगध को पहला बड़ा राज्य बताया गया है। गारो पहाड़ियों से आरंभिक कृषि बताई गई है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर 4 झारखंड। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, मध्य प्रदेश। भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राख के अवशेष मिले हैं। राख के अवशेष कहाँ से मिले हैं? इनाम गांव, कुरनुल गुफा, हुसगी, भीमबेटका। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, कुरनुल गुफा। कुरनुल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्जहोम स्थित है। बुर्जहोम कहाँ स्थित है? कश्मीर, श्रीनगर, गुजरात, पंजाब। तो बुर्जहोम कहाँ स्थित है? पुरातात्विक स्थल है ये भी। तो ये ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, कश्मीर। कश्मीर में स्थित है बुर्जहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्जहोम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें कहा जाता है। बुर्जहोम के लोग गड्ढे के नीचे जो घर बनाते थे उनको उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है ब्रजवास, ऑप्शन नंबर 2 है गर्तवास, ऑप्शन नंबर 3 है पाषाणवास, ऑप्शन नंबर 4 है मेहरवास। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, गर्तवास। गर्तवास राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इलाके में सबसे पहले गेहूं जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था? किस इलाके से इसके साक्ष्य मिलते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले गेहूं उगाना, भेड़ बकरी पालना सीखा था? ऑप्शन नंबर 1 है मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर 2 है इनाम गांव, ऑप्शन नंबर 3 है बुर्जहोम, ऑप्शन नंबर 4 है रंगपुर। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, मेहरगढ़। पशुपालन के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के नगरों की विशेषता के बारे में सही कथन बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है ऊंचाई वाले भाग को पुरातात्विक ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही है। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग कहा गया है और निचले हिस्से को नगर जहाँ लोग रहते हैं। और इसकी ईंटें इतनी पक्की थी कि हजारों सालों बाद आज भी इनकी दीवारें खड़ी रही है, मतलब मिली हैं। और कालीबंगा लोथल में अग्निकुंड मिले हैं। तो सभी सही है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभवतः 7000 साल पहले कहाँ कपास की खेती होने के प्रमाण है? संभवतः 7000 साल पहले कहाँ कपास की खेती होने के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन नंबर 1 है मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर 2 है बुर्जहोम, ऑप्शन नंबर 3 है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर 4 है रंगपुर। तो कहाँ पर 7000 साल पहले कपास की खेती होने के प्रमाण मिले? ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, मेहरगढ़। पशुपालन के साक्ष्य भी यहीं मिले हैं और कपास की खेती के साक्ष्य भी यहीं मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का पत्तन नगर किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर 2 है धोलावीरा, ऑप्शन नंबर 3 है लोथल, ऑप्शन नंबर 4 है कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, लोथल। लोथल को हड़प्पा सभ्यता का पत्तन नगर बोलते हैं, जहाँ पे व्यापार वाले जहाज आकर रुकते हैं। तो ये सबसे बड़ा पत्तन नगर था हड़प्पा सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की व्यवस्था से संबंधित सही मेल है। सही मेल बताना है। व्यवस्था कहाँ से होती थी इनकी? तांबा राजस्थान, सोना कर्नाटक, टीन अफगानिस्तान, बहुमूल्य पत्थर गुजरात। उपयुक्त सभी सही। तो इसमें
उपर्युक्त सभी सही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5। तांबा राजस्थान से सप्लाई होता था, सोना कर्नाटक से उस टाइम हड़प्पा काल में, टीन अफगानिस्तान से और बहुमूल्य पत्थर गुजरात से हो। तो ऑप्शन नंबर 5 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सबसे पुराना वेद माना गया है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। ये चारों वेद है जिसमें सबसे पुराना है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है? तो ऋग्वेद में कितनी है उनकी संख्या, वो बतानी है। ऑप्शन नंबर 1 है 1000, ऑप्शन नंबर 2 है 2000, ऑप्शन नंबर 3 है 3000, ऑप्शन नंबर 4 है 4000। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, 1000। 1000 प्रार्थनाएं हैं इनमें जिसे सूक्त भी कहा जाता है। ऋग्वेद में 1000 प्रार्थनाएं, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में कौन सा देवता महत्वपूर्ण नहीं था? ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा देवता महत्वपूर्ण नहीं था वैदिक काल में। ऑप्शन नंबर 1 है अग्नि, इंद्र, सोम, गणेश जी। तो इसमें राइट आंसर होगा गणेश जी। गणेश जी नहीं थे उस टाइम इतने महत्वपूर्ण, अग्नि, इंद्र और सोम ये तीनों देवता सर्वोपरि थे। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र से संबंधित सही कथन है। इनाम गांव में एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र मिली है, उससे संबंधित कौन से कथन सही है? जहां वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लेटाकर दफनाया जाता था, यहाँ पे वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लेटाकर दफनाया जाता था, उनका सिर उत्तर की ओर होता था। ऐसे बर्तन दिन में नहीं, ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी को दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। ऐसे बर्तन रखे जाते थे शव के पास जिसमें पर खाना और पानी रखते हैं। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में चारों पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। एक संदूक में दफनाया हुआ व्यक्ति भी मिला है। ऑप्शन नंबर 5 है उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 5 राइट आंसर है। वयस्क लोगों को सीधा गड्ढे में लेटाकर दफनाया जाता था और उनका सिर उत्तर की ओर होता था। उनके पास खाने और पीने के बर्तन रखे रहते थे और एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में चारों पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 5 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन गणराज्य में फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे तो सब फसलों पर उस टाइम महत्वपूर्ण कर लगाए जाते थे। प्राय उपज का 1/6 भाग हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया गया था, जिसे कहा जाता है। तो उस टाइम प्राचीन गणराज्य में फसलों पर जो कर लगाया गया था उसमें उपज का 1/6 भाग हिस्सा के रूप में कर के रूप में निर्धारित किया गया था, जिसे क्या बोलते थे? वेटी, कर, भाग, हिस्सा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, भाग बोलते थे उस कर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्जी संघ की राजधानी थी, वज्जी संघ की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन नंबर 1 है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर 2 है वैशाली, ऑप्शन नंबर 3 है राजगृह, ऑप्शन नंबर 4 है सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। वज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली। पाटलिपुत्र और राजगृह ये मगध की थी। पहले राजगृह बना था राजधानी, फिर उसके बाद पाटलिपुत्र को बनाया गया था। तो वज्जी संघ की राजधानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे, उन्होंने अपने किस मंत्री को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था? अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे तो उसने अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था। तो उसका नाम क्या था? ऑप्शन नंबर 1 है वज्जिकार, ऑप्शन नंबर 2 है वत्सकार, ऑप्शन नंबर 3 है गणिकार, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है वत्सकार। वत्सकार नाम का मंत्री था जिसको बुद्ध के पास भेजा था और ये मंत्री था अजातशत्रु का। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिनको किस नाम से भी जाना जाता था? उनका दूसरा नाम क्या है? गौतम, महावीर, लिच्छवी, सिद्धू।
तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा गौतम। सिद्धार्थ का नाम गौतम भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध से संबंधित सही कथन है। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। वाराणसी के निकट सारनाथ में गए जहां इन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनगर में मृत्यु से पहले का जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। ऑप्शन नंबर 5 है उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 5 राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। देखते हैं, बुद्ध क्षत्रिय थे और शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित है, ये भी सही है। बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। बोध गया बिहार में और पीपल के वृक्ष के नीचे, ये भी सही है। वाराणसी के निकट सारनाथ गए, उन्होंने वहाँ पहली बार उपदेश दिया, तो पहली बार उपदेश सारनाथ में दिया। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई और मृत्यु से पहले का जीवन इन्होंने पैदल एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो सारे इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति यानी षड दर्शन से संबंधित सही कथन है। षड दर्शन से संबंधित सही कथन बताना है। तो षड दर्शन कौन से थे? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग्य, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा या वेदांत या उत्तर मीमांसा, उपयुक्त सभी सही। तो ये सारे षड दर्शन है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा, उपयुक्त सभी सही है। तो इसमें 6 दर्शन पद्धतियाँ दी गई थी। न्याय पद्धति की स्थापना किसने की थी? गौतम ने। और वैशेषिक पद्धति की ऋषि कणाद ने की थी। और सांख्य दर्शन की कपिल ने, योग की पतंजलि ने, पूर्व मीमांसा की जैमिनी ने, और वेदांत या उत्तर मीमांसा इसकी व्यास ने। तो ये 6 दर्शन है, इनकी स्थापना न्याय की गौतम ने, वैशेषिक की कणाद ने, सांख्य की कपिल ने, योग की पतंजलि ने, पूर्व मीमांसा की जैमिनी ने, वेदांत या उत्तर मीमांसा की व्यास ने। ये इनके संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान से संबंधित सही कथन है। यह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, उनकी हत्या न करें। तो इसमें ऑप्शन नंबर 5 राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि वो लच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था और जंगल में रहने लगे थे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया था और उनका कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, उनकी हत्या न करें। तो ऑप्शन नंबर 5 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? संघ में जो बौद्ध भिक्षु रहते थे, बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद, तो उनके बनाए गए नियम किस ग्रंथ में? विनय पिटक, वीरभान, सूर्य पिटक, शास्त्र पंजिका। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, विनय पिटक में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारले गुफा वर्तमान में कहाँ स्थित है? कारले गुफा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, मध्य प्रदेश। कारले गुफा वर्तमान में महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, महाराष्ट्र। तो कारले गुफा कहाँ है? वर्तमान के महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से ईरानी पैगंबर की शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में किया गया?
जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ था एक, उसमें कौन से ईरानी पैगंबर की शिक्षाओं का संकलन है? ऑप्शन नंबर 1 है विजयश्रुत, जरथुस्त्र, मृत्यस ऋषि, कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, जरथुस्त्र। जरथुस्त्र नाम का एक ईरानी पैगंबर था जिसकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक किताब किसकी थी? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चाणक्य, बुद्ध। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, चाणक्य। अर्थशास्त्र नामक किताब चाणक्य की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक काल में संदेशवाहक कौन होते थे? सेना को वेतन देने वाले, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे, व्यापारियों और शिल्पकार से कर इकट्ठा करके राजा को देते थे, उपर्युक्त सभी सही। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे, उनको कहा जाता था संदेश वाहक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां कर नियमित रूप ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वहीं अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। कर तो नियमित रूप से इकट्ठे किए जाते थे, तो जब भी संभव हो अनियमित रूप से क्या इकट्ठा किया जाता था? फरमाना, नजराना, भरोती, निकेटर। तो इसमें राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 2 नजराना। नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था और कर नियमित ढंग से इकट्ठा किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के बारे में सही कथन है। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा इसमें, उपयुक्त सभी। ये मौर्य काल के सबसे प्रसिद्ध शासक थे और ऐसे पहले शासक हैं जिन्होंने अपने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की, और अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे, जिनका सही मेल है। उपमहाद्वीप के दक्षिणी व उत्तरी हिस्सों में 3 तरह के लोग रहते थे, तो उनके बारे में सही है। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेलल्ला, साधारण हलवाओं को उणवार, भूमिहीन मजदूर दासों को कड़ेसियार और अधिमई। और ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेलल्ला बोला जाता था और साधारण हलवाओं को उणवार और भूमिहीन मजदूर दास को कड़ेसियर, सियार और अधिमई बोला जाता था। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति कहलाता था। उस टाइम देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति क्या कहलाता था? ग्रामक, ग्राम प्रधान, ग्राम भोजक, गांव का मुखिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, ग्राम भोजक कहलाता था उस टाइम उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान होता था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को कहा गया है। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं? तमिल साहित्य, संगम साहित्य, साहित्य दर्पण, उडीमेरु। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, संगम साहित्य। तमिल की जो प्राचीनतम रचनाएं हैं उनको बोलते हैं संगम साहित्य, क्योंकि ये सम्मेलनों में रची जाती थी, मतलब सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था, सम्मेलन होता था उनमें, इसलिए इनको संगम साहित्य बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरास्थलों में से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी प्रसिद्ध केंद्र है, तो दक्षिण में कौन सा प्रसिद्ध केंद्र है? पुरास्थल से पता चला है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था, तो कपड़े में उत्तर में तो वाराणसी प्रसिद्ध था, दक्षिण में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 है इनाम गांव, मदुरै, कर्नाटक, वेली। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, मदुरै। दक्षिण में मदुरै प्रसिद्ध केंद्र था कपड़ों के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरास्थल अरिकामेडु के बारे में सही कथन है। ऑप्शन नंबर 1 है
लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरेकामेडो एक पत्तन था, यानी बंदरगाह था, एक बंदरगाह। यहाँ दूर दूर से आए जहाँ से सामान उतारे जाते थे। यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे चमकदार बर्तन भी मिले हैं। ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। ये 2200 से 1900 साल पहले अरेकामेडो एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाँ से सामान उतारे जाते थे। यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे किस नाम से बुलाते थे। रोमन साम्राज्य में इतनी मांग बढ़ गई थी इसकी कि इसको किस नाम से बुलाने लगे। ऑप्शन नंबर 1 है लाल सोना, काला सोना, सफ़ेद चांदी, काला मोती। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, काला सोना। काली मिर्च को काला सोना के नाम से पुकारने लगे, इतनी महंगी हो गई थी, इतनी मांग हुई थी इसकी। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 वाहनों का सबसे प्रमुख राजा था। गौतमी बलश्री, गौतमी पुत्र सातकर्णी, बसंत गौतमी सातकर्णी, वंश गौतमी सातकर्णी, विक्रमादित्य सातवाहन। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये 7 वाहनों का सबसे प्रमुख राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले करीब 7000 साल पहले कहाँ हुआ। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार ऑप्शन नंबर 1 है अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर 2 है ईरान, ऑप्शन नंबर 2 है इराक, ऑप्शन नंबर 3 है ईरान, ऑप्शन नंबर 4 है चीन। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, चीन। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले 7000 साल पहले चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित के रचनाकार थे। बुद्ध की जीवनी है बुद्ध चरित, इसके रचनाकार कौन थे। कनिष्क, कौटिल्य, अश्वघोष, अमर सिंह। तो राइट आंसर होगा इसमें अश्वघोष। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। बुद्ध चरित नामक रचना अश्वघोष की है, जो जिसमें बुद्ध की जीवनी लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। किस गुप्त शासक को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ऑप्शन है चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, उपगुप्त, कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वीणा बजाते हुए, सिक्कों पर वीणा, इसके सिक्के मिले हैं, उस पर ये वीणा बजाते हुए इनका चित्र है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासन के बारे में कहा गया है, किस शासक के बारे में कहा गया है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस विक्रम संवत की स्थापना की थी। जो विक्रम संवत चलता है अपने ईस्वी से 57 साल आगे, 57 प्लस आगे, तो वो विक्रम संवत शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में उसने चलाया था। तो किस शासक के बारे में कहा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर 2 है हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर 3 है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर 4 है चंद्रगुप्त तृतीय। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित जो संस्कृत में लिखी है किसने लिखी थी। ऑप्शन नंबर 1 है राजा हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर 2 है हरि सिंह ने, ऑप्शन नंबर 3 है बाणभट्ट ने, ऑप्शन नंबर 4 है रणछोड़ दास गट्टानी ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन की जीवनी है हर्षचरित जो संस्कृत में लिखी हुई है, वो बाणभट्ट ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्यों की राजधानी थी जो एक प्रमुख व्यापारी केंद्र था। चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी जो एक प्रमुख व्यापारी केंद्र था। कांचीपुरम, मदुरई, ऐहोल, वैशाली। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, ऐहोल। ऐहोल चालुक्यों की राजधानी थी जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश के प्रसिद्ध राजा पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था।
चालुक्य वंश के प्रसिद्ध राजा थे पुलकेशिन द्वितीय। इनका दरबारी कवि कौन था? अमरभट्ट व्यास, बाणभट्ट, रवि कीर्ति, पुलकेशिन कीर्ति। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, रवि कीर्ति। रवि कीर्ति राइट आंसर है। ये पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि है रवि कीर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के बारे में सही कथन है। यह कालिदास द्वारा लिखा गया नाटक है। इसमें दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात की गई है। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी सही। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी सही। ये कालिदास ने लिखा था, सही है। इसमें दुष्यंत नाम के एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती है, उसकी प्रेम कहानी है, ये भी सही है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महरौली में स्थित लौह स्तंभ की ऊंचाई व वजन है। महरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ है, उसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई 8 मीटर और वजन 3 टन। ऑप्शन 2 है ऊंचाई 6.2 मीटर और वजन 4 टन। ऑप्शन नंबर 3 है ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा। ऑप्शन नंबर 4 है ऊंचाई 10 मीटर और वजन 5 टन से भी ज़्यादा। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऊंचाई 7.2 मीटर है और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महरौली लौह स्तंभ में खुदे अभिलेख में किस शासक का जिक्र है? महरौली लौह स्तंभ में एक अभिलेख खुदा हुआ है, उसमें किस शासक का जिक्र है, उसके बारे में बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है खुश, ऑप्शन 2 है चंद्र, ऑप्शन 3 है सूरज, ऑप्शन 4 है गेंदा। तो चंद्र नाम के राजा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। चंद्र नाम के राजा का उल्लेख है महरौली लौह स्तंभ में खुदे एक अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये गुप्त वंश के थे चंद्र नाम के राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पदिकारम की रचना किस कवि ने की? 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य था सिलप्पदिकारम। इसकी रचना किसने की? सिलुक, सिलप, इलांगो, सिलांगो। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, इलांगो। इलांगो नामक व्यक्ति ने सिलप्पदिकारम की रचना की थी, जो एक तमिल महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1400 साल पहले तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई की रचना किसके द्वारा की गई? ये 1400 साल पहले का एक तमिल महाकाव्य है ये भी, और ये है मणिमेखलाई। तो इसकी रचना किसने की थी? मणिमेखला, इलांगो, सतनार, कचनार। तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 राइट आंसर है, सतनार। सतनार ने मणिमेखलाई की रचना की थी, जो एक तमिल महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी थी? ऑप्शन नंबर 1 है फारसी, ऑप्शन नंबर 2 है संस्कृत, ऑप्शन नंबर 3 है तमिल, ऑप्शन नंबर 4 है तेलुगु। तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय नामक पुस्तक लिखी थी, जो संस्कृत भाषा में थी। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ऑप्शन नंबर 1 है आर्यभट्ट और चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर 2 है सिकंदर व चरक, ऑप्शन नंबर 3 है चरक व सुश्रुत, ऑप्शन नंबर 4 है सुश्रुत व वसल्लम। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, इसमें चरक और सुश्रुत। चरक और सुश्रुत प्राचीन काल के प्रसिद्ध 2 चिकित्सक है आयुर्वेद के। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री श्वेनसांग या वेनसांग भी बोलते हैं इसको, तो इसका भारत आगमन कब हुआ? लगभग 606 से 647 ईस्वी, लगभग 630 से 643 ईस्वी, लगभग 609 से 642 ईस्वी और लगभग 320 ईस्वी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। लगभग 630 से 643 ईस्वी के बीच ये
भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। तो ये मुख्य मुख्य प्रश्न ले लिए हैं इसमें। कैसी लगी आज की क्लास? अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना।